साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी छोटे घर की बेटी लेकर आई हूँ। डिनर के बाद हम सब हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे कि तभी गेट खड़का। आदत के अनुसार मैं चौकन्नी हो गई तो सुनील ने कहा, कपिल होगा। दूसरे ही क्षण स्कूटर की आवाज़ से उसकी पुष्टि भी हो गई। अब मैं प्रकृतिस्थ होकर बैठ गई। जानती थी नेहा स्कूटर की आवाज़ पर कान दिए बैठी होगी। घंटी बजने की प्रतीक्षा नहीं करेगी, तुरंत दौड़ी चली आएगी और दरवाज़ा खोल देगी। फिर दोनों पैसेज में गुम हो जाएंगे। मुझे आए 4 दिन हो चले हैं। कपिल की शक्ल बस सुबह एक बार दिखाई देती है, जब वह दुकान जाने के पहले माँ के कमरे में झाँक कर कहता है, माँ, निकल रहा हूँ। आजकल मैं यहाँ हूँ इसलिए मुझे भी टाटा कर लेता है। इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ जब देखा कि वह हॉल के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। सबकी नज़रें उस ओर घूम गई। वह झिझकता सा भीतर चला आया और बोला, आप सब यहाँ हैं तो एक बात कहनी थी। बोलो, बड़े भैया ने अपने खास अंदाज में कहा। दुकान के ऊपर वाले फ्लैट में गोयल साहब रहते हैं। पता है, सुनील बोला। वे घर छोड़ रहे हैं, उसने हकलाते हुए कहा। तो दोनों भाइयों ने जैसे एक साथ तोप दाग दी। मुझे बड़ा बुरा लगा। हम सब आराम से बैठे हुए थे। वह बेचारा कटघरे में जैसे आरोपी की तरह खड़ा था और नर्वस हुए जा रहा था। मैंने कहा, कपिल, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वह संकोच में भर गया और मेरे पास आया। मैंने माँ को ज़रा सरकने के लिए कहा और उसे अपने पास बैठा लिया। अब आराम से बैठो और इत्मीनान से बताओ जो कहना है। मेरे स्वर से उसे थोड़ी हिम्मत बंधी। इस बार उसने अत्यंत सधीस आवाज़ में कहा, गोयल साहब घर छोड़ रहे हैं। वो तुम बता चुके हो, बड़े भैया बोले। मैं उस घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। होना चाहता हूँ वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट हो रहा हूँ। वेरी स्मार्ट, सुनील ने व्यंग्य किया। ये इसका दिमाग नहीं है, छोटी भाभी ने कान भरे होंगे। भाभी, मैं कुछ कहने को लगी तो कपिल ने मुझे रोक दिया। दीदी, भाभी ठीक ही कह रही है, यह मेरा दिमाग नहीं है। मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, सब जानते हैं। सब लोग स्तब्ध रह गए। कपिल इतनी बड़ी बात कह जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो एक सांस में इतनी बड़ी बात बोल गया, यही आश्चर्य था। फिर जो कुछ उसने कहा वो तो अचंभित कर देने वाला ही था। मुझे आशंका हुई कि दोनों भाई फिर कुछ कठोर शब्द ना कह दें, लेकिन मैंने कहा, जाओ बेटा, खाना खा लो, नेहा प्रतीक्षा कर रही होगी। वह उठ खड़ा हुआ, बोला, आप सब लोग एक साथ मिल गए इसलिए सोचा सबको एक साथ बता दूं, और वह भीतर चला गया। इस बात की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी और हुई भी। सबसे पहली प्रतिक्रिया माँ ने दर्ज की। बोली, छोटी के भी पर निकल आए हैं। मैंने सोचा था गरीब घर की लड़की चुपचाप पड़ी रहेगी। क्यों माँ, गरीब घर की लड़कियों का दिल नहीं होता, दिमाग नहीं होता? इसका दिमाग तुम्हारे बाबूजी ने खराब किया हुआ है। अच्छी भली 12वीं पास थी, ट्यूशन लगवाकर बीए करवा दिया। बने रहते तो बीएड भी करवा देते तो अच्छा होता ना, मैंने कहा। बाबूजी दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। जानते थे आजकल एक ही कमाई से गुजारा नहीं होता है। बीएड हो जाती तो कहीं टीचर बन जाती। और बच्चे को कौन संभालता, विभा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। परिवार बढ़ाने से पहले आदमी को 100 बार अपनी औकात के बारे में सोचना चाहिए, सुनील ने पत्नी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। इतने बड़े घर में एक बच्चा नहीं पल सकता था, मैंने पलटवार करके पूछा। तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है, सुनील ने कहा। वही तो खोज कर लाई थी अपने भाई के लिए यह हीरा, बड़ी भाभी ने ताना कसा। हाँ, मैं ही लाई हूँ, माँ के कहने पर लाई हूँ, और इस आश्वासन के साथ लाई हूँ कि यहाँ उसे कोई दुख नहीं होगा। तो क्या तकलीफ है उसे, क्या दुख है, भाभी बोली। कुछ तो होगा, तभी तो यह महल छोड़कर वह छोटे से फ्लैट में जाना चाहती है। छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है,
विभा बोली। विभा, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। बड़े भैया एकदम उठ खड़े हुए और बोले, इट इज़ टाइम टू से गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। और मजलिस बर्खास्त हो गई। कमरे में जाते ही मैंने माँ से कहा, माँ, बाबूजी को गए मुश्किल से 5 महीने हुए हैं। तुम्हारी बहुओं की ज़बान बड़ी लंबी निकल आई है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? अरे कुछ भी कहने को जाती हूँ तो सुशील और सुनील मुझ पर चढ़ जाते हैं। कहते हैं कि उसकी शादी करवाने की क्या ज़रूरत थी, परिवार संभालने की अकल है भी उसमें। तुम भी तो उनमें शामिल हो जाती हो, छोटी को क्यों कोस रही थी? देख, वो दुकान और फ्लैट तेरे बाबूजी ने कपिल के नाम कर दिए थे। फ्लैट का किराया उसी के ही खाते में जाता है ताकि उसका हाथ खर्च चलता रहे। अब जब वह खुद वहां रहने जाएगा तो किराए का भी नुकसान होगा। कैसे गुजारा होगा? कोरी ममता से क्या होता है बेटा? ममता से हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। इस घर में एक तो कोई हो संकट के समय जिसकी शरण में जा सकते हैं, और माँ से बड़ा संबल कौन दे सकता है? यह कहकर मैंने बत्ती बुझा दी, पर मुझे मालूम है इसके बाद माँ बड़ी देर तक करवट बदलती रही होगी। मैं यही चाहती थी। दूसरे दिन खाना खाने के बाद मैं नेहा के कमरे में गई। वे किंशुक को सुला रही थी। मैंने कहा, सो तो नहीं रही हो? मैं दिन में कहाँ सोती हूँ दीदी, बस इसे सुला रही थी। किंशुक ने अपनी आंखें खोलकर एक बार मेरी तरफ देखा और फिर आंखें मूंद ली। हमारे बात करने से ये डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना? अरे नहीं दीदी, कैसी बात करती हैं। आइए, आप पहले आराम से बैठिए तो। मैं पलंग पर आराम से बैठ गई और पूछा, तुमने एकाएक शिफ्ट होने का निर्णय क्यों लिया? एकाएक तो नहीं दीदी, बहुत दिनों से सोच रहे थे। मैं तो यहाँ घर में आराम से बैठी रहती हूँ, पर इन्हें बहुत परेशानी होती है। सुबह के गए रात को लौटते हैं। बच्चा बेचारा बाप के लिए तरस कर रह जाता है। खाने की भी समस्या है। सुबह नाश्ता करके जाते हैं, दोपहर में वहीं कुछ मंगा कर खा लेते हैं। घर से बनाकर देती हूँ तो सर्दियों में ठंडा हो जाता है, गर्मियों में खराब हो जाता है। वहाँ रहेंगे तो 2 वक्त का खाना तो ठीक से खा सकेंगे। आखिर आदमी कमाता किस लिए है? भाग्य से यह फ्लैट खाली हो रहा था तो मैंने सोचा इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। पर इतने बड़े घर में रहने के बाद उस छोटे से घर में गुजारा हो पाएगा? वह हंसी, उसे हंसी भी कैसे कहूँ। बोली, दीदी यहाँ भी तो हमारी पहुँच कमरे से किचन तक ही है। हॉल में तो हमारा दखल ही नहीं है। पता नहीं कल कितने दिनों बाद वे ड्राइंग रूम में गए थे। मेरे बेटे का तो वहाँ जाना ही वर्जित है। उठापटक करता है ना, इसलिए। लोग तो तरसते हैं कि कोई नन्हे हाथों वाला आए और उनके घर को बिखेर दे। बच्चों बच्चों में फ़र्क होता है दीदी। सुमित अनिल ने भी तो घर में खूब धूम मचाई होगी। सोनल मीनल ने भी तो चीज़ें इधर से उधर बिखेरी होगी। पर मेरे बच्चे के लिए यह क्षम्य नहीं है। हम लोगों के लिए छोटा सा घर ही ठीक है दीदी। कैसी बात करती हो? ठीक कह रही हूँ दीदी। हम लोगों को हमारी औकात बार बार याद दिलाई जाती है। रिश्तों में शादियाँ होती है, मैं नहीं जाती क्योंकि ये दुकान पर होते हैं। सोसाइटी में फंक्शन होते हैं, मैं कहीं नहीं जाती। कारण वही है, घर में डिनर होते हैं, किटी पार्टियाँ होती है, लेकिन हमारा परिचय तक नहीं करवाया जाता। पहले मैं भाभी की किटी पार्टियों में दिन भर लगकर सारा काम करती थी। सब तारीफ भी करते थे, पर मुझे पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाता था। इसलिए मैंने हाथ खींच लिया। बेकार मन खराब करने का क्या फ़ायदा। एक और बात है दीदी, घर के नौकर चाकर भी जानते हैं कि किसको कितनी इज्जत देनी है। वे भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। मैं चुप बनी रही, क्या बोलती। नेहा ही कुछ देर बाद बोली, आप यह मत समझिए कि मैं लगाई बुझाई कर रही हूँ। आपने इतना प्यार जताया है इसलिए कहने को मन हो रहा है। बोलो, निश्चिंत होकर बोलो, बात मुझ तक ही रहेगी।
किंशुक की पहली राखी थी। मैंने सोनल मीनल के लिए सुंदर ड्रेसेस लाई थी। हैसियत से कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया था मैंने। सुमित अमित के लिए तो हॉस्टल में डाक से राखी चली गई थी, पर घर में बैठे किंशुक की किसी को याद तक नहीं आई। शाम को मैंने ही भाभी जी से कहा, किंशुक की दीदी लोग उसे राखी कब बांधेंगी? 8 बजे तो वह सो जाता है। भाभी जी जैसे नींद से जागी। ड्राइवर को भेजकर उन्होंने नारियल, मिठाई और राखियाँ मंगवाई। हमारे यहाँ तो पहली राखी चांदी की बांधी जाती है, पर मैंने इसी पर संतोष कर लिया। जब मैंने दोनों को ड्रेसेस दिए तो भाभी जी उन्हें उलट पलट कर देखने लगी। मैं समझ गई कि वे क्या देख रही हैं। मैंने कहा, भाभी जी प्राइस टैग के साथ गिफ्ट देना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने निकाल दिए थे। पर आपको अगर एक्सचेंज करना हो तो कैश मेमो संभाल कर रखा है। भाभी जी कट कर रह गई। दूसरे दिन किंशुक के लिए एक ड्रेस ला कर दे दी। उस समय बाबूजी जीवित थे तो ये हाल था। अब तो सुनकर मैं तो स्तब्ध ही रह गई। मुझे नेहा पर दया सी आने लगी थी। आपको मैं बोर तो नहीं कर रही ना दीदी? अरे नहीं। हाँ, यह सब सुनकर आश्चर्य ज़रूर हो रहा है। एक आखिरी प्रसंग सुनिए। आपको तो पता होगा सोनल की शादी तय हो गई है। पर अभी साल भर तो नहीं कर सकते ना? हाँ, पर घर देखने के लिए और बाकी बातें तय करने के लिए वे लोग पिछले महीने यहाँ आए थे। सुबह बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब से कहा था, आज सीएल ले लो, वे लोग आ रहे हैं, सारी बातें तय करनी हैं। पर इनसे नहीं कहा, आज दुकान पर मत जाओ या फिर आज दोपहर खाना खाने घर आ जाओ। अच्छा, मैं तो घर पर ही थी, मुझे भी उनसे नहीं मिलवाया गया। वे लोग सुबह की फ़्लाइट से आए थे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय पीकर ही गए थे। माँ जी की आज्ञा से मैं पूरा दिन किचन में ही खट रही थी। शाम को वे पूरा घर देखने के लिए माँ जी के साथ भीतर आए। मैं किंशुक को लेकर आंगन में बैठी हुई थी। वे आए तो मैंने झुककर प्रणाम किया। माँ जी ने बताया, ये छोटी बहू है। छोटी बहू? तो बाहर मिलवाया था वो कौन है? वो मंजली है। तो आपके 3 बेटे हैं? हमें तो पता ही नहीं था। उस दिन मेरी आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी। सोच लिया अब यहाँ नहीं रहूँगी। फ्लैट तो भाग्य से खाली हो ही रहा था। मैंने तय कर लिया था, दुकान के पीछे एक कमरा, छोटी सी रसोई और टॉयलेट है, मैं उसी में गुजारा कर लूँगी। पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। कल को मेरा बेटा बड़ा होगा तो 100 प्रश्न पूछेगा। माँ, आप बाहर क्यों नहीं जाती हो? सब लोग कार में जाते हैं, पापा स्कूटर पर क्यों जाते हैं? मुझे दीदी लोग बात क्यों नहीं करती हैं? बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं क्या जवाब दूंगी? सोच सोच कर वह लड़का भी हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा। अपने पापा की तरह आत्मविश्वास खो बैठेगा। मैं यह नहीं होने दूंगी। एक बात और दीदी, हम लोग वहाँ रहेंगे तो इन्हें लगेगा यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी जिम्मेदारी है। इससे इनके आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छी सोच है नेहा तुम्हारी। सचमुच बड़ा अच्छा लगा यह सब सुनकर। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि सब शुभ शुभ हो। रात को मैंने माँ से कहा, माँ, उन दोनों का यहाँ दम घुटता है। अगर वे अलग रहना चाहते हैं तो जाने दो, रोको मत। मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? माँ ने कहा, पर वहाँ पकाएंगे खाएंगे किसमें, यह भी सोचा है? माँ बाप ने गिनती के 5 बर्तन दिए थे। उन लोगों की उतनी ही हैसियत थी। पर यहाँ बताओ, तुम्हारी गृहस्थी किस दिन काम आएगी? उस पर इस बहू का भी तो हक है। मेरी कौन सी गृहस्थी? वो ड्रम भरकर बर्तन रखे हैं ना, वे किस दिन काम आएंगे? तुम्हारी ये फैशनेबल बहुएं तो उन्हें छुएंगी नहीं, तुम्हारे बाद जिस तिस को उठाकर दे देंगी। इससे अच्छा है तुम अपने हाथ से छोटी को दे दो, जिंदगी भर तुम्हारे गुण गाएगी। तुम्हारी 2 परातों और पतीलियों से तो उसका पूरा घर सज जाएगा। पीतल क्या भाव चल रहा है जानती हो? फिर यही तय हुआ। सुबह मैंने बड़े भैया से कहा,
भैया, दोपहर में गाड़ी भिजवा देना, मुझे शॉपिंग पर जाना है। जानती थी भैया मुझे मना नहीं करेंगे। नेहा बोली, चलिए, आपकी बदौलत हम भी गाड़ी में बैठ लेंगे, नहीं तो हम लोग पिक्चर भी स्कूटर पर जाते थे। घर में दो दो गाड़ी होने के बावजूद स्कूटर पर क्यों? कपिल को तो गाड़ी चलाते आती है ना। एक बार किसी की शादी में जाने के लिए छोटे भैया से गाड़ी मांगी थी। उन्होंने इतनी नसीहतें, इतनी हिदायतें दी थी कि मन ही खराब हो गया। तब से कान पकड़ लिए। छुटकू को माँ को सौंप कर हम निकल पड़े। सामान उठाने के लिए गणपत को साथ ले लिया। चलने से पहले नेहा ने जताया था, दीदी, गाड़ी में सिर्फ मौसम की बातें करना। यह ड्राइवर भैया भाभी का जासूस है, एक एक बात उन तक पहुंचाता है। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। हम लोग माँ के आधे ही बर्तन ले गए थे। उसमें नेहा की पूरी गृहस्थी सज गई थी। कुछ क्रॉकरी मैंने अपनी तरफ से दी थी और उसकी गृहस्थी के लिए फ्रिज देने का भी मेरा इरादा था, जिसे मैंने फ़िलहाल सरप्राइज़ ही रखा था। रात बड़े भैया ने पूछा, तुम्हारी शॉपिंग ठीक से हो गई? हाँ भैया, खूब अच्छे से हो गई। रतन बता रहा था तुम लोग बर्तन बाजार गए थे। तो नेहा ठीक ही कह रही थी, रतन पक्का जासूस है। हाँ भैया, मैंने कहा। नेहा को किचन के लिए कुछ बर्तन खरीदने थे ना, इसलिए बर्तन बाजार गए थे। तो स्पॉन्सर किसने किया, तुमने? मैं क्यों करूँगी? उसकी इतनी समझ सास जो बैठी है। मैंने तो बस एक ही सेट दिलाया है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा दी। मैंने जानबूझकर उस कटाक्ष को अनदेखा कर दिया। उन लोगों की अब मुझे परवाह नहीं थी। जिस दिन मुझे निकलना था, कपिल ने काम पर जाने से पहले मुझे आकर प्रणाम किया और बोला, अब कब आओगी? तुम मुझे अभी से विदा क्यों कर रहे हो? मेरी ट्रेन तो शाम को 4 बजे की है। पर मैं तो उस समय घर नहीं रहूँगा ना। क्यों नहीं रहोगे? मुझे स्टेशन छोड़ने तुम ही चलोगे। मैंने बड़े भैया से कह दिया है, वह गाड़ी भेज देंगे। तुम दोपहर खाने के लिए घर आ जाना, मुझे ट्रेन में बैठाकर फिर दुकान चले जाना। ओके, उसने कहा और चला गया। दोपहर में ईमानदारी से घर आ गया। खाना खाने के बाद मैं तैयार हुई। बड़े भैया ने गाड़ी भेज दी थी। सबसे विधिवत विदाई लेने के बाद मैं गाड़ी में बैठ गई। मुझे बिठाकर वह चलने लगा। तुम कहाँ चल दिए? स्कूटर ले लूँ, वहीं से दुकान निकल जाऊंगा। आपसे स्टेशन पर मिलता हूँ। फालतू बात मत करो, रतन तुम्हें दुकान पर छोड़ देगा। आज के दिन ऑटो से घर आ जाना। वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गया। नेहा छुटकू को लेकर मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई थी। हम लोग चलने लगे तो वह रोने लगा। छुटकू को रुलाकर जाते बहुत बुरा लग रहा था। मैं तो रोज़ यह पीड़ा झेलता हूँ, इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ। कपिल और भी कुछ कहना चाहता था, पर मैंने उसकी हथेली ज़ोर से दबा दी। चकित होकर वह मुझे देखने लगा। मैंने दार्शनिक अंदाज में कहा, बहुत अच्छा कर रहे हो। बच्चे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है और अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखने का एक अलग ही सुख है। तुम्हें याद है, तुम्हारे जीजाजी साल भर के लिए यूके गए थे। लौट कर आए तो बहुत पछता रहे थे। यह आयुष्मान 1 साल में कितना बड़ा हो गया। मैं उसे इस तरह बढ़ते देख ही नहीं पाया। कितनी बड़ी चीज़ मिस कर गया। स्टेशन पर उतरते हुए मैंने ड्राइवर को इनाम के तौर पर 100 का नोट थमाया और कहा, मुझे ट्रेन में बिठाकर भैया लौटेंगे, तुम पार्किंग में इंतज़ार करना। जी, उसने सलाम ठोकते हुए कहा। स्टेशन पर एक खाली बेंच मिल गई। बैठते हुए मैंने कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया। मैंने सोचा पता नहीं तुम क्या क्या कह जाओगे। यह ड्राइवर भाभी का जासूस है, एक एक बात पहुंचा देता है। अच्छा किया, मैं कुछ कह जाता तो उसका ताप नेहा को झेलना पड़ जाता। वैसे भी सारा अपमान, उपेक्षा, सारी टिप्पणी वही तो सहती आई है। मैं तो दिन भर घर से बाहर रहता हूँ, मुझे बताती भी नहीं है। बस मैं चेहरा देखकर समझ जाता हूँ। वह सब शांति से झेल जाती है, पर उसके सौजन्य को
उसकी मजबूरी, उसकी लाचारी समझा जाता है। बहुत प्यारी लड़की है नेहा, उसका ध्यान रखना। उसके लिए ही तो यह कर रहा हूँ। बस माँ की चिंता है। बाबूजी के बाद इसी ने माँ को संभाला है। बाकी लोगों को तो पार्लर और किटी पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तभी गाड़ी आने की सूचना प्रसारित हुई। उसने उठकर मेरे पैर छूते हुए कहा, अब कब आ रही हो? अब की बार आओगी तो मेरे घर पर रुकना। मेरे घर कहते हुए उसका चेहरा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से दमक रहा था। काश इस समय बाबूजी उसे देखते। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी छोटे घर की बेटी। अगर आपको यह पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।